उचित दूरी हो तो ही मास्क उतारें। बड़ी खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अच्छा काम करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया। हाल के दिनों में दोनों राज्यों में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से भी सामने आई, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे गिरने लगा। ये मंजर इतना खौफनाक था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मलबा गिरने की आवाज को काफी दूर से भी सुना जा सकता था। पिथौरागढ़ में भी पहाड़ के दरकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। मुनस्यारी के तेजम इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क अचानक मलबे से भर गई, जिससे लोगों का वहां से निकल पाना नामुमकिन सा हो गया। गनीमत यह रही कि लोगों को इस खतरे का एहसास पहले ही हो गया और उन्होंने अपनी गाड़ियों को दूर ही रोक लिया। कोटद्वार में तो मलबे के साथ बारिश के पानी ने भी सड़क पर डेरा जमा लिया। वहां के हालात इसलिए भी ज्यादा खतरनाक दिखे क्योंकि पहाड़ से गिर रहे पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन कई लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार किया। हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आईं। लाहौल स्पीति में तो पहाड़ से इतना मलबा गिरा कि चंद्रभागा नदी का बहाव ही रुक गया। खबर है कि इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के कुछ गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से गंभीर है। यही वजह है कि केंद्र सरकार पूरी प्लानिंग के तहत इस मुश्किल हालात से निपटने में जुटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही 9 जुलाई को 23,000 करोड़ का जो कोरोना पैकेज जारी किया गया था उसे 1 साल में खत्म करने को भी कहा गया है। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर राज्य सरकारों से उनका प्लान मांगा गया है। केंद्र सरकार ने ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस, दवाइयां और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखने को कहा है। साथ ही बच्चों के लिए 20% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास हथियार होने का दावा किया गया। आरोप लगा कि रात में अनिल विज के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और जब पुलिस रास्ते में आई तो उन्होंने उसकी गाड़ियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया और उन पर केस दर्ज किया, जिसके विरोध में ये लोग रात में ही सड़क पर धरना देने बैठ गए। और सुबह उन्हें वहां से हटाने गई पुलिस को नाको चने चबाने पड़े। अंबाला के जीटी रोड पर जैम लगाने बैठे इन लोगों ने जैसे ही देखा कि पुलिस वाले उन्हें हटाने आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी जमीन पर लेटने लगे। लेकिन पुलिस वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रोड खाली करवाने के लिए वही किया जो वहां के हालात देखकर उन्हें सही लगा। उन्होंने पूरा दम लगाया और धरने पर बैठे एक एक शख्स को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। वो किसी को खींचकर, किसी को घसीटकर, तो किसी को दोनों हाथ और पैर पकड़कर गाड़ी में बैठाते दिखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आखिरी वक्त तक ये कोशिश करते रहे कि पुलिस उन्हें अपने साथ न ले जा पाए। इसके लिए उन्होंने हर पैंतरा आजमाया, लेकिन पुलिस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उन्होंने उंगली टेढ़ी की और प्रदर्शनकारियों को जैसे ले जा सकते वैसे अपनी गाड़ी तक ले गए। लेकिन एक प्रदर्शनकारी को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि दूसरे कई प्रदर्शनकारी उसे बचाने में जुट गए। उसे एक ओर से पुलिस वाले खींच रहे थे और दूसरी ओर से उसके साथी। दोनों ओर से हो रही इस खींचतान को देखकर ऐसा लगा कि कहीं कोई घायल ना हो जाए। पुलिस वालों ने भी हार मानकर उसे वैसे ही छोड़ दिया और दूसरे लोगों को हिरासत में लेने लगे। ये सारा हंगामा उस समय शुरू हुआ जब आरोप लगा कि इन लोगों में कई ने राज्य के गृह मंत्री के काफिले पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इन लोगों की गाड़ियों की तलाशी ली। दावा किया गया कि पुलिस को उनकी गाड़ियों से तलवारें मिली। इससे पहले पुलिस वाले सुबह सुबह ही जांच करने के लिए प्रदर्शन वाली जगह पहुंच गए और वहां तलाशी लेने लगे, जिसके बाद एक पुलिस वाला तलवारें लिए खड़ा दिखा। पूछने पर उसने बताया कि उसे वो प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों से मिली हैं। सर, ये तलवारें कहां से मिली हैं? एक लोगों से मिली है जो किसान नाम को बता रहे थे। तलाशी वाली जगह पर पुलिस की कुछ ऐसी गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं जिनके कांच चकनाचूर हो गए थे। पुलिस वाले उन्हें वहां से हटा ही रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर जैम लगा दिया गया, जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्होंने नारेबाजी जारी रखी।
पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में दिखी। क्योंकि गाड़ियों में तलवार मिली है, डंडे मिले हैं। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जो भी कानून प्रोक्स कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद अनिल विज की सुरक्षा और कड़ी करने की मांग भी उठने लगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए भारतीय दल के खिलाड़ियों से राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुलाकात करेंगे। शाम की चाय पर होने वाली इस मुलाकात की मेजबानी राष्ट्रपति करेंगे। इस बीच वो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों से बातचीत भी करेंगे। पंद्रह अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया। सुबह के वक्त घरों से निकले कई लोग दोपहर तक जाम में फंसे रहे। और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो अपने दफ्तर जाने के लिए घरों से निकले। दिल्ली के सराय काले खां और आईटीओ में तो लोग घंटों जैम में फंसे रहे। लाल किले पर हुई रिहर्सल की वजह से दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों के कई रूट में बदलाव किए, जिससे सड़कों पर जैम के हालात बन गए। अब धीरे धीरे ये ट्रैफिक खुलेगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। दिल्ली के आश्रम इलाके में भी कई घंटों तक गाड़ियां रेंगते हुए चलती रहीं। इसी तरह दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। वो तमाम लोग जो दफ्तर जाने के लिए सुबह से निकले थे, 12 बजे का समय हो चुका है, अब तक डीएनडी में फंसे हुए हैं। दोपहर के बाद जब पुलिस ने बंद किए गए कुछ रूट खोले तो सड़कों पर ट्रैफिक भी सामान्य रफ्तार में चलना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां ससुराल वालों से कहासुनी के बाद दामाद पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से अपनी नाराजगी जाहिर करने लगा। काफी देर तक वो पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा करता रहा। लोगों ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में कुछ लोग ऊपर जाने लगे तो उसने वहां से छलांग लगा दी। बताया गया कि इस घटना के बाद से उसकी हालत नाजुक है। पंजाब के अमृतसर में एक रिहायशी इलाके से ग्रेनेड मिला, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस की सुबह इसकी पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद बिना देर किए पुलिस वाले उस इलाके में पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले वहां से ग्रेनेड को हटाया और उसे शहर से दूर खुले मैदान में ले जाकर नष्ट कर दिया। ग्रेनेड की ताकत का अंदाजा उस धमाके से लगाया जा सकता था जो उसे नष्ट करते समय हुआ। पुलिस को जैसे ही रिहायशी इलाके में ग्रेनेड या यूं कहे कि कोई संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी मिली, वो बम निरोधक दस्ते के साथ वहां पहुंच गई, जहां सावधानी से ग्रेनेड को एक बोरी में रखा गया। टीम जो है वो जरूर ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ बोरी ਦੇ ਵਿੱਚ रखा जा रहा है। परेशानी की बात यह थी कि जहां ग्रेनेड मिला वहां चारों ओर घर थे और चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पुलिस ने बिना देर किए उसे वहां से हटाया। पोल्यूटेड एरिया काफ़ी पब्लिक रहती है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ले जाके ਇਹਨੂੰ सारा चेक करांगे। वो उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां मैदान था और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आया। वहां पहुंचकर पुलिस वालों ने ग्रेनेड को पूरी सावधानी से डिफ्यूज किया। इटली के कई शहरों में मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहां पारा इतना ऊपर चढ़ गया कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। गर्मी का ये सितम कई सैलानियों पर भी टूटा जो यहां छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। लोग गर्मी से इतने परेशान दिखाई दिए कि कोई छाता लेकर चलता दिखा तो किसी ने टोपी से सिर को ढकना बेहतर समझा। वहां मौजूद तालाब के किनारे लोग ठंडक की चाहत में जमा हो गए। रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में तो बड़े बड़े पंखे लगा दिए गए ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिल पाए। तो वहीं सरकार की तरफ से कई शहरों में पानी के स्टॉल लगाए गए, जिनमें लोगों को ठंडे पानी की बोतलें मुफ्त बांटी गई। इसके अलावा गर्मी से परेशान लोग तरबूज और बर्फ के गोले खाते नजर आए। बताया गया कि इटली के 8 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री तक चला गया, जिनमें राजधानी रोम भी शामिल बताई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि वैक्सीन लगने के बाद भी देश में लोगों को कोरोना होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में वैक्सीन लगने के बाद करीब 2.5 लाख लोगों को कोरोना होने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को मिली और इनमें करीब 1,70,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद कोरोना हुआ, जबकि करीब 87,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगने के बाद भी कोरोना हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तीनों वैक्सीन में पहली और दूसरी डोज के बाद इस तरह के कुछ मामले सामने आ चुके हैं। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने जांच तेज कर दी। खबर है कि जल्द ईडी उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर सकता है। हरियाणा सरकार ने पंचकुला में टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें एथलीट नीरज चोपड़ा समेत कुछ खिलाड़ी ऑनलाइन भी शामिल हुए। 7 गए और सातों के सातों रेसलर आपकी इस माटी के।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 2 गुटों में जमकर बमबारी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। दावा है कि ये दोनों गुट टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन टीएमसी ने इस दावे को गलत बताया। इनको बम यहाँ पे फर्स्ट हुआ है। यूएस ओपन के क्वालिफाइंग मैचों को देखने के लिए दर्शक टेनिस कोर्ट नहीं जा पाएंगे। अमेरिका में कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजों को जमाना चाहता है। उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच का ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन गया है जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खूनी जंग में न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। जरंज से लेकर हेरात तक, शेवरगान से लेकर गजनी और कंधार तक अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म और सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। ما را همه جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خواه گرفته برآمدیم اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه که به خلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمان امور هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروریم. یعنی باور بکنید خود شما می‌بینید این دیکونا روز تاشون بیای درش هم سویدا نه. खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं, लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वहाँ हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोले से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan since the 9th of July in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat and Kunduz, at least 183 civilians have been killed. And 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ ने भीषण कहर बरपाया। वहां अब तक बाढ़ की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। ये हालात तब बने जब पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी हुबई प्रांत के कई शहरों में घुस गया। पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि कई शहर टापू में बदल गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी तेज रफ्तार में बहता नजर आया।
राहत और बचाव दल की कुछ नावें भी लोगों को बचाने के लिए पानी में उतरी, लेकिन उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। बाढ़ की वजह से कई इलाकों की बिजली ठप पड़ गई और टेलीफोन लाइनें भी कट गईं। बताया गया कि हुबई प्रांत में आई भीषण बाढ़ 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। इन मुश्किल हालात में चीन की सरकार के सामने दूर दराज के इलाकों में फंसे सैकड़ों लोगों तक मदद पहुंचाने की बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई। बिहार के रोहतास से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वायरल वीडियो सामने आया है। वहां चोरी के एक आरोपी की इतनी पिटाई की गई कि वो बेसुध हो गया। बताया गया कि वो आरोपी रात में घर के अंदर घुसा था, जिसके बाद घर वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सामने आए इस वायरल वीडियो में कुछ लोग जमीन पर पड़े उस आरोपी को बेरहमी से मारते नजर आए। एक आदमी ने तो उस पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मार पड़ते ही वो लड़का करहाने लगा, लेकिन उसे पीट रहा आदमी तो जैसे पागल हो चुका था। वो लगातार उसे पीटता रहा। जब मन नहीं भरा तो उसने उसे कमर की ऊंचाई तक उठाया और फर्श पर पटक दिया। ऐसा उसने कई बार किया। वो यहीं नहीं रुका, इसके बाद वो उस लड़के को लातों से पीटने लगा। वीडियो में वो लड़का घर में घुसने की बात कबूलता भी नजर आया। इस बीच घर में बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन उनके ही सामने वो आरोपी को पीटता रहा। खबर है कि बाद में आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। नागपंचमी के मौके पर आधे घंटे की देरी से भस्म आरती होने पर उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर के पुजारी नेताओं पर भड़क गए। आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने वहां पहुंचकर पूजा की, जबकि कोरोना की वजह से मंदिर जाने पर रोक है। लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश वेंदोला ने इस नियम को नजरअंदाज कर दिया और मंदिर पहुंच गए। इस दौरान मंदिर में उन पुजारियों को एंट्री नहीं दी गई जिन्हें भस्म आरती करनी थी। उन्हें मंदिर के गेट पर रोक दिया गया। पुजारी को रोक ले, कैसे खुलेंगे? जब एक गेट से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो एक एक कर सभी गेट पर गए और जमकर हंगामा किया। ये अंदर सब पुजारी को रोक रहे हैं यहाँ पे। भस्म आरती में हो रही देरी पर भड़के पुजारी ने इस बात की शिकायत जिले के कलेक्टर से करने की चेतावनी भी दी। तो सबको बात करता हूँ, ये कैसे ऐसा करेगा? पुजारी उनको भी रोकोगे, सबको रोकोगे, वीआईपी उनको जान दोगे। इस बीच सभी नेता मंदिर से बाहर जाते दिखे। कैलाश विजयवर्गीय तो चुपचाप वहां से चले गए, जबकि इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र से विधायक ने कपड़े से अपने चेहरे को ढक लिया और वहां से निकल गए। मेंदोला जी। इस पूरे हंगामे के करीब आधे घंटे बाद जाकर भस्म आरती हो पाई। अमेरिका के मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट शहर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और जिन सड़कों पर गाड़ियां हवा में बातें करती थी उनके पहिए भी थम गए। कुछ जगहों पर ऐसे हालात बन गए कि इंजन में खराबी आने से कई गाड़ियां चलते चलते बंद हो गई। कुछ तो सड़कों पर रेंगती नजर आई। शहर के अंदर के हालात और भी ज्यादा खराब दिखाई दिए। असम के नगांव से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को स्कूटर सवार ने कुछ दूर तक घसीट दिया। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस का वो जवान उस स्कूटर को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था। लेकिन जवान के कहने पर भी वो नहीं रुके। इस बीच ट्रैफिक पुलिस के उस जवान ने उनके स्कूटर का पिछला हिस्सा पकड़ लिया, जो हादसे की वजह बना। स्कूटर सवार ने एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रैफिक पुलिस के जवान का पैर लड़खड़ा गया। वो उछला और कुछ दूरी तक स्कूटर के साथ घिसटता चला गया। इसके बाद भी वो उठा और स्कूटर सवार के पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही इस पर ट्रैफिक पुलिस के दूसरे जवानों की नजर पड़ी, उन्होंने आरोपियों का पीछा किया और स्कूटर पर सवार उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक आदमी को वो पकड़कर सड़क की दूसरी तरफ ले गए और उसकी पिटाई भी की। राजस्थान के बीकानेर से डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां केमिकल से भरे एक ट्रक ने अचानक से आग पकड़ ली और उससे कई मीटर की लपटें उठने लगी। रात में लगी आग की वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन केमिकल से भरे इस ट्रक की सूरत सुबह होते होते पूरी तरीके से बदल गई। आग की वजह से ये काला पड़ गया। टायर की रबर एकदम पिघल गई और पूरा का पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। बताया गया कि इसमें ड्राइवर और हेल्पर दोनों की जान बच गई, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। खबर है कि 15 अगस्त के मौके पर खालिस्तान समर्थक दिल्ली का माहौल खराब कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ये लोग दिल्ली पुलिस की वर्दी में राजधानी में अपनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं और 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली की अहम सरकारी इमारतों पर अपना झंडा फहरा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने के लिए टूल किट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा राजधानी के धार्मिक स्थलों को भी ये लोग निशाना बनाकर माहौल खराब करने की तैयारी में हैं, जिसे देखते हुए धार्मिक स्थलों की निगरानी बढ़ा दी गई।
वहीं इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। खबर है कि जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को नया अलर्ट जारी कर चौकन्ना रहने के लिए कहा गया। एक मौका हो सकता है देश विरोधी और जो शरारती तत्व होता है उनके लिए कोई भी उपद्रव करने के लिए, और उसको कोई भी मौका नहीं देने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा तमाम उचित बंदोबस्त, व्यापक बंदोबस्त किया जाता है। तमिलनाडु में पेट्रोल सस्ता हो गया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पेट्रोल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक घटाने का ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 16 अगस्त को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर बातचीत होगी। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल करवाया। एक हफ्ता पहले ही प्रदीप छाबड़ा ने अनदेखी का आरोप लगाकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यूपी के सहारनपुर में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर करीब 10,000 फर्जी वोटर आई कार्ड बना डाले। शिवसेना विधायक संजय राठौड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल की एक महिला ने संजय राठौड़ पर छेड़खानी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। इससे पहले उन पर पुणे की एक टिकटॉक स्टार को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप भी लग चुका है। हालांकि संजय राठौड़ ने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। राजनीति में कुछ खुद पे पर्सनल अटैक और ऐसे गंदे अटैक करना, इससे मैं कुछ डरने वाला नहीं हूँ। संजय राठौड़ के बहाने बीजेपी ने इस मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश की। इस प्रकार की तालिबानी हरकत महाराष्ट्र की महिलाओं ने कभी नहीं देखी थी। सोशल मीडिया का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खास लोगों से लेकर आम लोग तक सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की इस भीड़ में बहुत खतरे भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इतना महंगा पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसी साजिश है जिसमें महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बैठे गैंग ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को लूटने का प्लान बनाया और फिर ऐसा जाल बिछाया कि साइबर क्राइम की टीम भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और दोस्तों की संख्या बढ़ाने के लिए दिन रात लोगों को अपने सोशल अकाउंट से जोड़ने वाले सेलिब्रिटीज और मॉडल्स सावधान हो जाएं। मुंबई में सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे क्राइम का जाल फैलाया गया था जिसने कई सेलिब्रिटीज और मॉडल्स से दोस्ती करके उन्हें साजिश के तहत शिकार बनाया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल के जानकार हैरान हैं कि सेलिब्रिटीज और मॉडल्स के दोस्त बनकर कुछ लोग उनके बेहद निजी वीडियो शूट करके उनसे लाखों रुपए की वसूली कर चुके हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे ही गिरोह को दबोचा है जिसने बेहद शातिर तरीके से सेलिब्रिटीज को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया है। यह इंटरनेट के जरिए ऐसा गुनाह है जो सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को ब्लैकमेल करके उनसे रुपए ऐंठने में जुड़ा है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 100 से ज्यादा अधिक एक्टर्स और मॉडल को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा लूटते थे। जब इस जानकारी के बारे में पुलिस को पता चला तो वो भी हैरान रह गए। जिन फैंस से एक्टर्स और मॉडल्स बात करते थे और उनसे दोस्ती करते थे, इन्हीं में से कुछ लोग उनको बाद में धमकाते थे। मुंबई साइबर सेल के मुताबिक यह लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे से दूसरों की तस्वीरें चुराते थे और अपने प्रोफाइल में ऐड करते थे और एक्टर्स और मॉडल्स को उसी तरीके से अपने जासे में फंसाते थे और उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाले इस एक्सटॉर्शन गैंग की एक एक चाल आपको हैरान कर देगी। मुंबई साइबर सेल के मुताबिक कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना ग्रुप बनाया। इसके बाद अपने अपने प्रोफाइल पर आकर्षक दिखने वाले लड़के लड़कियों की तस्वीरें लगाई। गैंग के लोग सेलिब्रिटीज और मॉडल्स से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं। इसके बाद गैंग में शामिल लड़के लड़कियां सेलिब्रिटीज से देर रात चैट करते थे। चैटिंग के दौरान गैंग के लोग वीडियो कॉलिंग के लिए उकसाते थे। जब कोई पुरुष सेलिब्रिटी वीडियो कॉल करता तो गैंग की महिला कॉल रिसीव करती थी। अगर महिला मॉडल वीडियो कॉल करती तो गैंग के पुरुष कॉल रिसीव करते थे। इसके बाद गैंग के लोग अश्लील वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते थे। अश्लील वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने के बाद पैसे के लिए धमकाते थे। सेलिब्रिटीज को बदनामी का डर दिखाकर उनसे रुपए वसूलते थे। रैकेट का इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से इन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग फर्जी ईमेल आईडी और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अब तक
250 से ज्यादा मॉडल और सेलिब्रिटीज से उगाही कर चुके हैं। इनके मोबाइल में ऐसा पाया गया कि 285 से ज़्यादा वीडियोस पाए गए जिसके द्वारा ये जो वीडियोस है एक्सटॉर्शन के वो निकालते थे। और ये रैकेट जो है वो सिर्फ सेलिब्रिटी और कॉमन मैन को फंसाता नहीं था, तो उसके बाद ये वीडियोस रीसेल भी करता था। साइबर सेल के मुताबिक इस गिरोह से जुड़े लोग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और गुजरात में फैले हुए हैं। गैंग के गुनाहों की इस पूरी सोशल साजिश का पता लगाया जा रहा है। यूपी के बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाढ़ से बेहाल गाजीपुर जिले का हवाई दौरा किया और जिन गांवों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ा उनकी जानकारी ली। इसके बाद वो गाजीपुर के एक बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों से बात की। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएससी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। गाजीपुर के अलावा यूपी के हमीरपुर में भी बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क कट गया। उन गांवों तक प्रशासन ने मदद पहुंचाने के लिए नावों का सहारा लिया। जिनको चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता थी उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। बहुत सारे लोगों को खाने की समस्या थी, उनको फूड पैकेट्स उपलब्ध कराया गया। गाजीपुर की तरह कौशाम्बी में भी बाढ़ की वजह से कई रास्ते डूब गए और कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। हालांकि कौशाम्बी के बाढ़ प्रभावित कुछ गांवों के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से उनकी सुध लेने अभी तक कोई नहीं पहुंचा। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, सब हवाई मतलब वही चल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे कई लोग तो खुद ही नावों के सहारे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच गए, जबकि बाकी लोगों ने जल्द सरकारी मदद पहुंचने की उम्मीद जताई। जापान से बाढ़ की भयंकर तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। राजधानी टोक्यो समेत हिरोशिमा और नागासाकी में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सब कुछ बहता दिखाई दिया। एक जगह तो मटमैला पानी सड़क के एक हिस्से को अपने साथ ले गया और वहां गड्ढा हो गया। इतनी बारिश से परेशान वहां के अधिकारियों ने हालात पर चर्चा करते हुए लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर कड़े इंतजाम किए गए। 26 जनवरी के दिन हुए हंगामे को देखते हुए ये तैयारियां की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी के गाजीपुर बॉर्डर से भी सामने आई, जहां सुरक्षा बल के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। यही नहीं, बैरिकेड लगाकर चौड़ी सड़क को संकरा कर दिया गया ताकि बवाल होने पर दिल्ली में घुसना आसान न रह जाए। एहतियातन सुरक्षा बलों की तरफ से इन बॉर्डर्स पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ प्रशासन ने किसानों की एंट्री रोकने के लिए कमर कस ली, तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि 15 अगस्त के दिन किसान किसी भी तरह के हंगामे के मूड में नहीं है। जो लोग यहाँ पे रहेंगे वो अपना मंच पे और बैरिकेडिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे तिरंगे लगाएंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तरह सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गुस्साए गैंडे ने वन विभाग की कुछ गाड़ियों पर हमला किया। बताया गया कि एक दिन पहले उस गैंडे को वहां से गुजरने वाली किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो घायल हो गया था। इस घटना के अगले दिन गुस्से से तमतमाया हुआ वो गैंडा वन विभाग की गाड़ियों से भिड़ गया। उसके गुस्से को देखकर वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी एक्शन में आए और उसे डराने के लिए हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे घबराकर वो एक बार फिर जंगल में भाग गया। गुजरात के पोरबंदर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उसमें कुल 6 मजदूर थे, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस के साथ एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीमेंट फैक्ट्री में चिमनी की सफाई करते वक्त मजदूर उसमें गिरे और फिर उन्हें निकालने की कवायद शुरू हुई। इसके लिए एक बड़ी सी क्रेन लाई गई, जिसे चिमनी के ठीक बराबर में काफी ऊंचाई तक ले जाया गया, लेकिन उससे कुछ खास मदद नहीं मिल सकी। तो वहीं अगर इस बीच कोई हादसा हो तो उससे निपटने के लिए कुछ दमकल की गाड़ियां भी वहां तैनात दिखी। मजदूरों का रेस्क्यू करते हुए रात हो गई, जिसके बाद अंधेरा भी इस ऑपरेशन के आड़े आ गया। इसके बाद कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से चिमनी पर रोशनी की व्यवस्था की गई। साथ ही कुछ जवानों ने चढ़कर वहां तेज रोशनी वाली लाइटें भी लगाई, ताकि अंधेरे में भी मजदूरों की जान बचाने का काम चलता रहे। चिमनी में गिरे 3 मजदूरों को तो पुलिस और एनडीआरएफ ने निकाल लिया, लेकिन बाकी 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। यूपी के मऊ में भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। घाघरा नदी के उफान पर होने की वजह से वहां कई गांव में पानी भर गया, जिसके बाद गांव टापू बने नजर आए। हालात ये हो गए कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर
सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर होना पड़ा। बताया गया कि किसानों की पूरी फसल, खेत, खलिहान, मकान सब इस बाढ़ में तबाह हो गए। वहीं 100 से ज्यादा मकान नदी में बह जाने की भी खबर है। बताया गया कि हर साल वहां ऐसे ही बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जिससे परेशान लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। ये देख सकते हैं आप किस तरह से तिरपाल डाल करके ये लोग रहने को मजबूर है स्कूल में। हालांकि 4-5 दिन पहले यहाँ पर पानी की भयावह स्थिति थी, लेकिन अब तो पानी निकल चुका है। लेकिन शायद इनके दिलो दिमाग से जो इनका दर्द है वह शायद अभी भी बरकरार है कि अभी किसी भी तरह की इनको जो राहत मिलनी चाहिए वो अभी तक नाकाफी है। प्रधानमंत्री के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को देश भर में मनाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ने एक प्लान तैयार किया। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि अपने इस प्लान के तहत बीजेपी युवा मोर्चा 15, 16 और 17 अगस्त को देश भर में कार्यक्रम करेगा, जिसमें देश की 75 जगहों पर 75 किलोमीटर की मैराथन और साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि उनमें देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके। बीजेपी युवा मोर्चा अपने इस कार्यक्रम को युवा संकल्प दिवस के तौर पर मनाएगी, जिसकी शुरुआत 15 तारीख को राजस्थान के उदयपुर से होगी, जबकि समापन 17 को लद्दाख में होगा। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 10 लाख कार्यकर्ता शिरकत करेंगे, जो शहीदों को याद करने के साथ ही सामूहिक राष्ट्रगान भी गाएंगे। 75 युवा एक जगह पे मिलकर, एकजुट होकर, शहीदों का स्मरण करके, नया भारत का संकल्प लेके राष्ट्रगान का समर्पण करेंगे। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह समेत 10 पुलिस वालों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस ठाणे पुलिस ने वसूली केस में जारी किया और अब ये सभी लोग देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में छात्र की हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने साफ किया कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई स्कूल की इमारत हटानी होगी और स्कूल पर जो सवाल उठाए गए हैं उस हिस्से को भी काटना होगा, तभी ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। मध्य प्रदेश के देवास के बागली इलाके में गांव के लोगों ने नदी पार करने का अनोखा तरीका अपनाया। बताया गया कि बारिश के मौसम में बहाव तेज होने की वजह से उन्हें नदी पार करने में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने नदी के दोनों छोर पर मोटी रस्सी बांध दी और उसके सहारे एक ट्रॉली लगा दी ताकि उसमें बैठकर नदी को पार किया जा सके। खेती करने के लिए उधर उस किनारे जाना पड़ता है और हमें जाने आने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए हमने ये जुगाड़ करवाया। हालांकि नदी पार करने के लिए दूसरे छोर पर किसी का होना जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ खड़े आदमी को ये ट्रॉली अपनी तरफ खींचनी पड़ती है। भारत के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। इस बात का पता चला है कि मिशन के समय हासिल हुए आंकड़ों से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के सहयोग से लिखा गया एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि चंद्रयान 2 में लगे उपकरणों में इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी है, जो 100 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा से जुड़कर अभी भी काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भले ही अपने बेहद महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 में कामयाब नहीं हो पाया हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कौशल अभी भी चांद से अहम सबूत भेज रहा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार की एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है, मिशन चंद्रयान 2 के दौरान भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस बात का ऐसे पता उन सबूतों के जरिए चला जो सबूत ऑर्बिटर के जरिए भेजे गए हैं। खबरों के मुताबिक चंद्रयान 2 से मिले डेटा से चांद पर पानी और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल के अणुओं की मौजूदगी का पता चला है। आपको याद होगा जब 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इस दौरान इसमें लगा लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया था कि इसका ऑर्बिटर पूरी तरह सुरक्षित है और वो कई दिनों तक चांद से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को भेज सकता है। और ये बात अब सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि ऑर्बिटर ने एक बार फिर चांद पर पानी से जुड़ी अहम जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी है। इस जानकारी के मुताबिक करंट साइंस नाम की मैगजीन में छपे रिसर्च पेपर में कहा गया है,
इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से मिले शुरुआती डेटा से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बड़े पैमाने पर जलयोजन और पानी के अणुओं की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई देती है। जाहिर है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भेजा गया ये डेटा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक और बेहद अहम सबूत साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कोचिंग सेंटर के टीचर पर एक छात्रा की मां ने थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठा दिया। आरोप है कि इस टीचर ने एक दिन छात्रा के छुट्टी करने पर उससे अपशब्द कहे, जिसका पता जब उसकी मां को चला तो वो कोचिंग सेंटर पहुंच गई, जहां इस बात पर हंगामा खड़े होने में देर नहीं लगी। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और उस छात्रा की मां ने उस टीचर को तमाचा मारने की कोशिश की। गुस्साई महिला का हाथ उठा तो सही, लेकिन टीचर ने हाथापाई से बचने के लिए उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके सामने वो लगातार अपनी बात रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो उस टीचर की एक सुनने को तैयार नहीं दिखी। जब काफी देर तक हंगामा चलता रहा तो उस टीचर ने माफी मांगी। बताया गया कि ये टीचर किसी स्कूल में भी पढ़ाता है, जिस पर उस छात्रा ने कार्रवाई की मांग की। मैं ये चाहती हूँ कि उस तरह के टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाए। हंगामे के दौरान कोचिंग सेंटर में मौजूद दूसरे छात्र ये सब कुछ देखते रहे। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।